बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रेस ऑफ एडवोकेसी की पिछली डिस्कशन में हमने सेटलमेंट कल्चर पर बात की थी। आज हम इसी प्रोफेशनल डिक्लाइन के अगले मरहले पर बात कर रहे हैं कि क्या ग्रोबंदी असूल पर गालिब आ चुकी है। इस डिस्कशन का मकसद ग्रोबंदी के वजूद की मुखालफत नहीं, क्योंकि इलेक्शन होगा तो ग्रो भी बनेंगे, पैनल्स भी बनेंगे, सपोर्ट भी होगी और कैंडिडेट्स भी सामने आएंगे। असल मकसद ये समझना है कि जब ग्रोबंदी असूल के ताबे रहने की बजाय असूल पर गालिब आने लगे तो प्रोफेशनल सिस्टम किस तरह मुतासर होता है। बार काउंसिल्स ने प्रोफेशन के लिए प्रिंसिपल्स वजह किए और बार एसोसिएशन के इलेक्शंस के जरिए रिप्रेजेंटेटिव्स ने इन प्रिंसिपल्स को ग्राउंड्स पर इंप्लीमेंट करना था। लेकिन अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स असूल इंप्लीमेंट करने की बजाय ग्रुप इंटरेस्ट, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंसेस को सर्व करने लगे तो फिर सवाल पैदा होता है, क्या ग्रोबंदी असूल पर गालिब आ चुकी है। यह डिस्कशन बार सिस्टम के पूरे स्ट्रक्चरल क्राइसिस पर नहीं, वो एक सेपरेट डिस्कशन का मौजू है कि पाकिस्तान में बार सिस्टम का मेगा स्ट्रक्चरल क्राइसिस क्या है। आज फोकस सिर्फ एक सवाल पर रहेगा कि ग्रोबंदी किस तरह असूल पर गालिब आती है। आए इस बेसिक लीगल स्ट्रक्चर को पहले मुख्तसर तौर पर समझते हैं कि लीगल प्रोफेशन कोई इनफॉर्मल अरेंजमेंट नहीं, ये एक लॉ रेगुलेटेड प्रोफेशन है। पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद पाकिस्तान अडॉप्टेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एक्ट 1947 के तहत एग्जिस्टिंग लॉज को अडॉप्ट किया। इन्हीं अडॉप्टेड लॉज में लीगल प्रोफेशन के हवाले से दो अहम लॉ थे, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 और इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926। ये दोनों लॉज प्रोविंशियल अरेंजमेंट के जरिए सिस्टम में चलते रहे। फिर पाकिस्तान के बदलते हुए फेडरल और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क्स में लीगल प्रोफेशंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए 1973 में नया लॉ बनाया गया। सदर जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट के दौरान 22 फरवरी 1973 को लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 बनाया गया। इसी एक्ट के तहत बार काउंसिल्स का कानूनी ढांचा कायम हुआ। फिर पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स रूल्स 1976 के जरिए प्रोफेशनल कंडक्ट, बार एसोसिएशंस, इलेक्शंस और डिसिप्लिन्स का निज़ाम सामने आया। यानी पहले अडॉप्टेड लॉज के जरिए सिस्टम चला, फिर 1973 में पाकिस्तान का अपना स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क आया, इसके बाद बार काउंसिल्स का ढांचा आया, फिर बार एसोसिएशंस का फ्रेमवर्क आया और फिर इलेक्शन का प्रोसेस फॉर्मल हुआ। इस पूरे स्ट्रक्चर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल ये नहीं था कि वो ऑफिसर्स को ग्रुप आइडेंटिटी में बदल दें। इनका रोल असल में ये था कि वो लॉ डिफाइंड प्रिंसिपल्स को बार के अंदर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। इसलिए बार का इलेक्टेड ऑफिस कोई पर्सनल स्टेटस नहीं, ये प्रोफेशनल ट्रस्ट है, और जहां ट्रस्ट हो वहां असल डिमांड सिर्फ एक होती है, कानून, वकार और जवाबदेही। यहाँ एक बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि जब मैं प्रिंसिपल की बात करता हूँ तो मेरी मुराद सिर्फ अखलाकी नसीहत नहीं, ये प्रिंसिपल कानून के अंदर दर हकीकत मौजूद हैं। लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 लीगल प्रोफेशन का बुनियादी कानून है। सेक्शन 9 प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के फंक्शंस बयान करता है। सेक्शन 13 पाकिस्तान बार काउंसिल्स के फंक्शंस बयान करता है, और इसी तरह सेक्शन 55 पाकिस्तान बार काउंसिल्स को रूल बनाने का इख्तियार भी देता है। और इसी इख्तियार के तहत पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स रूल्स 1976 बने, और इन्हीं रूल्स में रूल 128 से लेके 133 तक बार फंड्स, अकाउंट्स, ऑडिट्स और फाइनेंस का फ्रेमवर्क देते हैं, और रूल 134 से लेके 175B प्रोफेशनल कंडक्ट के असूल्स बयान करते हैं, और रूल 175C से लेके 175F बार एसोसिएशंस के रिकग्निशंस, फंक्शनिंग्स, डिसिप्लिन्स और नेशनल स्ट्राइक फ्रेमवर्क्स को रेगुलेट करते हैं। यानी कानून से पहले ही प्रोफेशंस के लिए रेगुलेशंस, डिसिप्लिन्स, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और इसी तरह फाइनेंस, कंडक्ट्स और इंस्टीट्यूशनल सुपरविजन के असूल तय कर दिए गए थे। इसलिए इस डिस्कशंस का असल सवाल ये नहीं है कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, असल सवाल ये है कि क्या आज भी प्रोफेशन इन्हीं लॉ डिफाइंड प्रिंसिपल्स के ताबे चल रहा है या ग्रोबंदी इन प्रिंसिपल्स पर गालिब आ चुकी है। अब बार इलेक्शंस और ग्रुपिंग को समझने के लिए असेंबलीज के इलेक्शंस की मिसाल को ही लेते हैं। जैसे असेंबलीज के इलेक्शंस में इंडिविजुअल कैंडिडेट भी इलेक्शन लॉज के ताबे होता है और पॉलिटिकल पार्टी भी इलेक्टेड लॉज के स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क्स में ऑपरेट करती है।
यानी वहाँ कैंडिडेट भी लीगली रेगुलेटेड है और पार्टी भी लीगली रेगुलेटेड है। इसी तरह बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस में भी इंडिविजुअल एडवोकेट रूल के ताबे होता है। इसे एडवोकेट होना, रेलेवेंट वोटर स्टेटस रखना और ऑफिस के लिहाज से मतलूबा स्टैंडिंग और प्रैक्टिस पीरियड पूरा करना होता है। लेकिन बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में जो ग्रुप पैनल्स और कैंडिडेट सामने लाते हैं वो खुद किसी सेपरेट स्टैट्यूटरी डिसिप्लिन के तहत नहीं आते। बार ग्रुप्स ना पॉलिटिकल पार्टी की तरह रजिस्टर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना सेपरेट इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है और ना ही ऑडिटेड एंटिटी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा वकला की वॉलंटरी और सोशल या इसी तरह इलेक्टेड अलाइनमेंट्स है। यही असल फ़र्क पैदा होता है कि असेंबलीज में इंडिविजुअल भी रेगुलेटेड और पार्टी भी रेगुलेटेड। बार इलेक्शंस में इंडिविजुअल एडवोकेट तो रेगुलेटेड है मगर ग्रुप खुद लीगली अनरेगुलेटेड होता है। ग्रुप स्पोर्ट अपनी ज़ात में गलत नहीं, इलेक्शन होगा तो स्पोर्ट भी होगी, पैनल भी होगा, ग्रुप भी होगा। असल मसला ग्रुप के वजूद का नहीं, असल मसला उस वक्त पैदा होता है जब यही इनफॉर्मल ग्रुप इलेक्टेड ऑफिसेस पर प्रैक्टिकल डोमिनेंस हासिल कर ले। बार एसोसिएशंस का इलेक्टेड ऑफिस को प्राइवेट डोमेनियन नहीं, ये प्रोफेशनल ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट में रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपनी ग्रुप आइडेंटिटी नहीं चलानी, बार के रूल्स, अकाउंट्स, डिसिप्लिन्स, कंडक्ट्स और इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी को लॉ के ताबे रखना होता है। जब कलेक्टिव फोर्स लॉ डिफाइंड प्रिंसिपल्स के ताबे रहे तो ये रिप्रेजेंटेशंस है, और जब यही फोर्स प्रिंसिपल्स को दबाकर ऑफिसेस, एक्सेस, रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंसेस को सर्व करे तो फिर ये डोमिनेंस बन जाती है। अब मसला यहीं से आगे बढ़ता है कि अगर बार एसोसिएशंस असूल इंप्लीमेंट ना करें तो बार काउंसिल्स को ओवरसाइट और करेक्टिव रोल अदा करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल मुश्किल ये है कि जिस ग्रुप का इन्फ्लुएंस बार एसोसिएशंस पे होता है उसी ग्रुप का असर बार काउंसिल तक भी पहुंच जाता है। बार एसोसिएशंस में भी वकील, बार काउंसिल में भी वकील, कैंडिडेट भी ग्रुप का, कंपेन भी ग्रुप की और वोट मोबिलाइजेशंस भी ग्रुप के जरिए। फिर सवाल पैदा होता है कि अकाउंटेबिलिटी करेगा कौन? कानून अपनी जगह मौजूद रहता है, बार एसोसिएशंस अपनी जगह रिकग्नाइज्ड बॉडी रहती है, बार काउंसिल भी अपनी जगह स्टैट्यूटरी बॉडी रहती है, मगर ग्राउंड पर प्रैक्टिकल पावर ग्रुप के हाथ में चली जाती है। यही इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेस पैदा होता है। कानून बुक में रह जाता है, एसोसिएशन बोर्ड पर रह जाती है, काउंसिल नोटिफिकेशन में रह जाती है और ग्राउंड पर ग्रुप असल ताकत बन जाता है। यही ग्रुप हेजमनी है और यही इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है और यही इस डिस्कशन का असल खतरा है। अब जरा देखें कि बार ग्रुपिंग को समझने के लिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आज की ग्रोहबंदी एक दिन में पैदा नहीं हुई। ये बार पॉलिटिक्स, सीनियर इन्फ्लुएंसेस, आइडियोलॉजिकल पोजीशंस और इसी तरह इंस्टीट्यूशनल इलेक्शंस की एक लंबे प्रोसेस से गुजरते हुए मौजूदा शक्ल तक पहुंची है। इसीलिए हमें डिस्कशंस को सिर्फ 2007 से शुरू नहीं करना चाहिए। 2007 तो सिर्फ एक विजिबल एक्सप्लोजन था, असल प्रोसेस इससे बहुत पहले शुरू हो चुका था। बड़े सगीर में लीगल प्रोफेशन पहले कोर्ट क्राफ्ट, सीनियरिटी, चैम्बर्स और प्रोफेशनल रेपुटेशंस की गिरफ्त चलता था, और 1947 के बाद पाकिस्तान ने लीगल प्रोफेशंस के लिए एग्जिस्टिंग लॉस को अडॉप्ट किया। बार पॉलिटिक्स इनिशियली लोकल रिस्पेक्ट्स, सीनियर लॉयर्स और चैम्बर्स के गिर्द ही चलती रही। इस दौर की ग्रुपिंग आज वाली ऑर्गेनाइज्ड नेशनल ग्रुप मशीनरी नहीं थी। वो ज़्यादातर सीनियर लेड सर्कल्स, प्रोफेशनल रेपुटेशंस और आइडियोलॉजिकल टेम्परामेंट्स के गिर्द बनती थी। इब्तदाई और दरमियानी अदवार में भी लीगल इन्फ्लुएंसेस ज़्यादातर बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स, स्टेट लिंक्ड लीगल माइंड्स और रिस्पेक्टेड बार फिगर्स के गिर्द ही बनता रहा। मसलन ए.के. बरोही और इसी तरह मंजूर कादर, शरीफुद्दीन पीरज़ादा, एस.एम. ज़फ़र, याया बख्तियार, दरब पटेल, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम और आबिद हुसैन मिंटो जैसे बेशुमार नाम मुख्तलिफ अदवार में लॉ, स्टेट पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल लिबर्टीज़ के मुख्तलिफ स्ट्रैंड्स में सामने आते रहे। ये नाम एक ही ग्रुप्स की लिस्ट नहीं, ये पाकिस्तान की लीगल पॉलिटिकल हिस्ट्री के मुख्तलिफ स्ट्रैंड्स हैं। कुछ स्टेट स्ट्रक्चर के करीब थे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ खड़े नजर आए और कुछ सिविल लिबर्टीज़ और डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स के हवाले से नुमाया हुए।
और बाद के अदवार में आसमा जहांगीर, हिना जिलानी, इसी तरह एतजाज़ अहसन, हामिद खान, मुनीर मलिक और अली अहमद कुर्द जैसे नाम्स बार पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेजिस्टेंस और ख़ास तौर पर लॉयर्स मूवमेंट्स के हवाले से ज़्यादा विजिबल हुए। इसी तरह बार इन्फ्लुएंसेस पहले पर्सनैलिटी लेड और रेपुटेशंस बेस्ड था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इशू बेस्ड, आइडियोलॉजिकल और इलेक्टोरल अलाइनमेंट्स में बदलता गया। मार्शल अदवार में भी यह तकसीम ज़्यादा वाज़ेह हुई। अयूब खान के दौर में लीगल एलीट का एक हिस्सा स्टेट स्ट्रक्चर के करीब रहा और दूसरा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस के साथ खड़ा नजर आया। याह्या खान के दौर में भी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन और नेशनल क्राइसिस के सवाल सामने आए। ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स और जुडिशल इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन से ज़्यादा शदीद हो गए। इसी दौर में लॉयर्स कन्वेंशंस, बार रेजोल्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल रेजिस्टेंस ने बार को सिर्फ लोकल इलेक्शंस बॉडी नहीं रहने दिया, बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर ग्रुप भी बनने लगी। लेकिन फिर भी इस दौर की ग्रुपिंग आज वाली रिसोर्स बेस्ड कनेक्टेड वेब नहीं थी। वो ज़्यादातर आइडियोलॉजी, सीनियर लीडरशिप्स और रेजिस्टेंस के गिर्द थी। एक्ट 1973 और रूल्स 1976 के बाद बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत हुआ। इलेक्शंस फॉर्मल हुए, रिप्रेजेंटेटिव्स भी फॉर्मल हुए, ऑफिसेस फॉर्मल हुए और इसी फॉर्मल स्ट्रक्चर्स के अंदर इनफॉर्मल अलाइनमेंट्स भी मजबूत होने लगी। कैंडिडेट्स के साथ पैनल बने, पैनल्स के साथ सपोर्टर्स जुड़े और सपोर्टर्स के साथ चैम्बर्स जुड़े और इन्हीं चैम्बर्स के साथ पॉलिटिकल लिंक्स भी जुड़ते गए। फिर यही लिंक्स लॉ ऑफिसेस, गवर्नमेंट पैनल्स और जुडिशल इन्फ्लुएंसेस के रस्सों तक पहुंचने लगे। फिर 2007 और 2009 की लॉयर्स मूवमेंट्स ने इस पूरे प्रोसेस को नेशनल विजिबिलिटी दे दी। ऑर्डिनरी लॉयर स्टेट पावर बनकर सामने आया। ब्लैक कोट एक मोबिलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल फोर्स बन गया। मुनीर मलिक, एतजाज़ अहसन, अली अहमद कुर्द, हामिद खान, आसमा जहांगीर और इसी तरह तारिक महमूद और दीगर बार लीडर्स इस दौर में नेशनल इमेजिनेशंस का हिस्सा बने। इसी विजिबल मूवमेंट्स के बाद बार पॉलिटिक्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज़्यादा नेशनल और ज़्यादा ग्रुप ड्रिवन हो गई। यहाँ से दो बड़ी इन्फ्लुएंसेस लाइन्स नुमायां हुई। एक तरफ इंडिपेंडेंट आसमा जहांगीर लाइन, दूसरी तरफ प्रोफेशनल हामिद खान लाइन। लेकिन बात यह है कि ये ग्रुप्स वैक्यूम में पैदा नहीं हुए। इनके पीछे डिकेड्स की आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट्स और बार इलेक्शंस की ग्रेजुअल एवोल्यूशन मौजूद थी। फर्क ये है कि पहले बार पॉलिटिक्स ज़्यादातर रेपुटेशन, सीनियरिटी और आइडियोलॉजी के गिर्द थी। आज वो रिसोर्सेज, लॉ ऑफिसेस और नॉमिनेशंस के कनेक्टेड वेब में बदल चुकी है। यही असल ट्रांसफॉर्मेशन है। आज पाकिस्तान की बार पॉलिटिक्स में नेशनल लेवल पर दो बड़ी इन्फ्लुएंसेस लाइन ही बार बार सामने आ रही है। इंडिपेंडेंट आसमा जहांगीर लाइन और प्रोफेशनल हामिद खान लाइन। और इन बड़ी लाइंस के साथ पॉलिटिकल लॉयर्स विंग्स, लोकल पैनल्स और सीनियर चैम्बर्स भी जुड़ते चले गए। लेकिन असल सवाल नामों का नहीं, असल सवाल ये है कि ये ग्रुप्स लॉ डिफाइंड इंस्टीट्यूशंस के ताबे हैं या इंस्टीट्यूशंस इन ग्रुप्स के ताबे हो चुके हैं। जब बार एसोसिएशंस का ऑफिस ग्रुप ऑफिस बन जाए, बार काउंसिल्स का मेंबर ग्रुप प्रोटेक्टर बन जाए और इलेक्शन रिप्रेजेंटेशंस रिसोर्स कंट्रोल बन जाए, तो फिर ग्रुपिंग असूल पर गालिब आ चुकी होती है। यहां एक बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स की इनकम स्ट्रीम्स और एक्सपेंडिचर्स का फुल स्ट्रक्चर ऑडिट इस डिस्कशंस का मौजू नहीं है। वो एक सेपरेट डिस्कशंस में आएगा जहां हम पाकिस्तान के बार सिस्टम्स के मेगा स्ट्रक्चरल क्राइसिस को देखेंगे। आज रिसोर्सेज का जिक्र इस हद तक है जहां वो ग्रुपिंग कल्चर्स को समझाने के लिए ज़रूरी है। ग्रुप पावर सिर्फ स्लोगन से नहीं चलती, ये मनी, कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सेसेस से भी चलती है। बार बॉडीज़ को पब्लिक ग्रांट्स भी मिलती है और बार एसोसिएशंस के पास इंटरनल इनकम स्ट्रीम्स भी होती हैं, जैसे कि पार्किंग स्टैंड्स, कैंटीन्स, फोटोकॉपी पॉइंट्स, मेंबरशिप फीसेस, सर्टिफिकेट्स और पब्लिकेशंस। ये सब बार इकोनॉमी का हिस्सा हो सकते हैं। ये इनकम अपनी ज़ात में गलत नहीं, इंस्टीट्यूशंस चलाने के लिए इनकम ज़रूरी है। लेकिन असल सवाल ये है कि इनकम अकाउंट्स, ऑडिट्स और एनुअल स्टेटमेंट्स का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है या नहीं, और ऑर्डिनरी लॉयर्स को फैसिलिटी मिल रही है या नहीं। अगर मनी
लाइब्रेरी, सिटिंग प्लेसेस, वॉशरूम्स, इसी तरह डिजिटल रिसर्च या वेलफेयर्स और इसी तरह प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स पर लगती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन है। और अगर यही रिसोर्सेस ग्रुप लॉयल्टी, कैंपेन रिकवरी या कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स और इसी तरह इनफॉर्मल कंट्रोल्स में चले जाएं, तो ये रिसोर्स कैप्चर है। और अगर कोई ये कहे कि बार बेनेवोलेंट फंड देती है, ग्रुप इंश्योरेंस या मेडिकल एड देती है, या किसी एडवोकेट के इंतकाल पर फैमिली को रिलीफ देती है, तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। और अगर कोई 2-3 ट्रांसपोर्ट वैन चल रही हैं, बार रूम्स में एसी लगे हुए हैं या रूटीन फैसिलिटीज दी जा रही हैं, तो ये भी अपनी जगह एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। लेकिन प्रोपोर्शनल जो क्वेश्चन है वो अभी भी बाकी है। ये सहूलतें ज़रूरी हैं, मगर ये कोई गैर मामूली इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं, ये मिनिमम इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी है, एहसान नहीं। अगर बार के पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं, तो ऑर्डिनरी लायर्स को भी डिग्निफाइड प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। मगर आज इस बहस को लिमिटेड रखते हैं, क्योंकि हमारा फोकस ये नहीं कि बार सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चरल क्राइसिस क्या है। दरअसल हमारा फोकस सिर्फ यही है कि जब यही फैसिलिटीज, फंड्स और रिसोर्सेज ग्रुप इन्फ्लुएंसेस के ताबे हो जाएं, तो ग्रुपिंग असूल पर गालिब आ जाती है। जब हम ये कहते हैं कि बार के पास फैसिलिटीज भी हैं, फंड्स भी हैं और इनकम स्ट्रीम्स भी हैं, तो फिर अगला सवाल नेचुरली यही बनता है कि ये इनकम प्रैक्टिकली पैदा कहाँ से होती है। यहीं से पार्किंग, कैंटीन्स, फोटोकॉपी पॉइंट्स और बार रूम सर्विसेज का मामला सामने आता है। बार के अंदर एक प्रैक्टिकल सोर्स इकोनॉमी मौजूद होती है। पार्किंग स्टैंड्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर जा सकते हैं, कैंटीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर जा सकती हैं, फोटोकॉपी पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर चल सकते हैं, टी, कॉफ़ी, स्नैक्स और बार रूम सर्विसेज भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स के तहत चल सकते हैं। ये सब ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ भी हो सकती थी, मगर ग्रुपिंग कल्चर में यही फैसिलिटीज़ इन्फ्लुएंस टूल बन जाती है। लाहौर और कराची जैसे बड़े लीगल सेंटर्स में भी अगर पार्किंग पॉइंट्स, कैंटीन्स, फोटोकॉपी सेंटर्स और बार रूम्स जो सर्विसेज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर चल रही हों, तो फिर सवाल कॉन्ट्रैक्ट के वजूद का नहीं, सवाल प्रोसेस का है। कॉन्ट्रैक्ट किस रूल के तहत दिया गया, किस प्रोसेस से दिया, किस अमाउंट पर दिया, रिसीट कहाँ है, अकाउंट में एंट्री कहाँ है, ऑडिट कहाँ है, और ऑर्डिनरी लॉयर्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इससे क्या फैसिलिटी मिली। अगर ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो तो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, और अगर यही प्रोसेस ग्रुप लॉयल्टी, सपोर्टर्स एडजस्टमेंट्स, कैंपेन रिकवरी और इनफॉर्मल कंट्रोल्स के लिए इस्तेमाल हो, तो ये रिसोर्स कैप्चर है। कभी किसी मैस, कैंटीन या फैसिलिटीज़ के बारे में ये तासुर आता है कि फ़लाँ सीनियर, फ़लाँ ग्रुप या फ़लाँ सर्कल इसके पीछे है, और मैं इसे एलिगेशंस के तौर पर नहीं कह रहा, मैं इसे फील्ड परसेप्शंस के तौर पर कह रहा हूँ। मगर यही परसेप्शंस अकाउंटेबिलिटी का डिमांड भी पैदा करती है, क्योंकि बार की प्रॉपर्टी, बार का स्पेस, बार का कॉन्ट्रैक्ट या बार की मेंबरशिप मनी और इसी तरह बार की डेली इनकम किसी चैम्बर, ग्रुप या इंडिविजुअल सर्कल की प्राइवेट इकोनॉमी नहीं बन सकती। और जब रिसोर्सेज और कॉन्ट्रैक्ट इलेक्शंस कल्चर के साथ जुड़ जाएं, तो अगला सवाल ऑब्वियसली कैंपेन स्पेंडिंग्स का ही बनता है। बार इलेक्शंस सिर्फ स्पीचेस से नहीं चलते, डिनर्स होते हैं, टी पार्टीज होती हैं, कैंप्स लगते हैं, बैनर्स लगते हैं और सोशल मीडिया मोबिलाइजेशंस होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इलेक्शन डे मैनेजमेंट बन जाता है, यानी इलेक्शंस के पीछे रियल मनी लगती है। मैं खुद एक दोस्त के रेफरेंसेस से लाहौर में एक बार कैंपेन्स डिनर में गया। 10 से 15 वकला की मुख्तसर सेटिंग थी, मगर एक मारूफ रेस्टोरेंट पर बिल तकरीबन 40,000 रुपये तक आया। मैं वाकई हैरान हुआ कि अगर एक छोटी सी सिटिंग का खर्चा इतना है, तो पूरे साल की कैंपेन्स कितने में चलती होगी। यहाँ सवाल किसी खाने का नहीं, सवाल इलेक्शन इन्वेस्टमेंट का है। अगर एक कैंडिडेट या ग्रुप पूरे साल डिनर्स, कैंप्स, पार्टीज और मोबिलाइजेशंस पर लाखों खर्च कर रहा है, तो फिर पैसा आता कहाँ से है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि लगता ही क्यों है, और रिकवर कहाँ से होता है। हॉस्पिटैलिटी के नाम पर खाना पेश करना बज़ाहिर सोशल एक्सपेंस लगता है, मगर बाज़ औक़ात इस सोशल एक्सपेंस की कीमत पूरा प्रोफेशनल सिस्टम अदा करता है। इसीलिए बार इलेक्शंस को सिर्फ मोहब्बत, ताल्लुक या हॉस्पिटैलिटी समझना सादगी है। अगर कैंपेन स्पेंडिंग्स ट्रांसपेरेंट नहीं, सोर्सेस क्लियर नहीं और रिकवरी रूट्स भी मालूम नहीं,
तो इलेक्शन रिप्रेजेंटेशंस नहीं रहता, ये इन्वेस्टमेंट पॉलिटिक्स बन जाता है। फिर ऑफिस खिदमत नहीं रहता, ऑफिस दरअसल कॉन्ट्रैक्ट, पार्किंग्स, कैंटीन्स और इसी तरह चैम्बर्स, लॉ ऑफिस एक्सेस, रिकमेंडेशंस या फ्यूचर बेनिफिट्स का रूट्स बन जाता है। और जब इलेक्शंस, कैंपेन्स, इन्वेस्टमेंट्स बन जाए तो फिर इस इन्वेस्टमेंट्स के पॉसिबल रिटर्न्स भी देखने पड़ते हैं। ये रिटर्न्स हमेशा कैश की सूरत में नहीं होते, कभी ऑफिस की सूरत में होते हैं, कभी रिकमेंडेशंस की सूरत में होते हैं, कभी गवर्नमेंट पैनल्स की सूरत में होते हैं, और कभी लॉ ऑफिस की सूरत में होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस में असिस्टेंट, डिप्टी और एडिशनल्स के एग्जीक्यूटिव ओहदे हों, या प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस, गवर्नमेंट पैनल्स हों या लीगल एडवाइजर्स और इसी तरह स्टैंडिंग काउंसिल्स हों, ये सब एग्जीक्यूटिव साइड्स लीगल पोजीशंस अगर मेरिट्स पर हों तो इंस्टीट्यूशंस मजबूत होता है। और अगर ये अपॉइंटमेंट्स बार ग्रुप रूट से आए तो लॉ ऑफिसर्स भी ग्रुप रिवार्ड बन जाता है। लॉ ऑफिसर्स बज़ाहिर स्टेज पर आकर कंपेन नहीं चलाता, मगर प्रैक्टिकल तौर पर वो कॉल्स, रिक्वेस्ट्स, पर्सनल इन्फ्लुएंसेस और फ्रेंड सर्कल्स के जरिए कंपेन सपोर्ट कर सकता है। कभी इसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कभी वो ग्रुप लॉयल्टी के तहत क्वाइटली सपोर्ट कर रहा होता है। आज लॉ ऑफिसर्स पर्दे के पीछे कैंडिडेट्स के लिए सपोर्ट बिल्ड करता है, तो कल ग्रुप इसे ऑफिसेस, पैनल्स, रिकमेंडेशंस और फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स में बेनिफिट देता है। और इसी तरह आज कैंडिडेट ग्रुप के वोट से आता है तो कल वो इसी नेटवर्क्स के लिए रिकमेंडेशंस, एडवाइजरीज और अपॉइंटमेंट रूट्स खोलता है। ये इलेक्शन नहीं रहता, ये अपॉइंटमेंट नेटवर्क बन जाता है। और जब अपॉइंटमेंट नेटवर्क बन जाए तो मेरिट पीछे और ग्रुप लॉयल्टी आगे आ जाती है। और जब इलेक्शन और रिसोर्सेज और इसी तरह लॉ ऑफिसेज एक दूसरे से जुड़ जाएं तो ग्रुपिंग सिर्फ इलेक्शन स्पोर्ट्स नहीं रहती, ये ऐसा ऐसा एक कनेक्टेड वेब बन जाती है। बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स, कैंपेन मोबिलाइजेशंस, रिसोर्सेज और इसी तरह लॉ ऑफिसेस, जुडिशियल नॉमिनेशंस, इवन देन के पॉलिटिकल मैसेजिंग, प्रोटेस्ट कॉल्स, सेटलमेंट कल्चर्स और सबसे इंपॉर्टेंट के प्रोफेशनल रिकग्निशंस, ये सब एक ही नेटवर्क्स के इन्फ्लुएंसेस में आना शुरू हो जाते हैं। और जब प्रोफेशंस की मैन पावर भी इसी नेटवर्क्स के जरिए मोबिलाइज हो, साइलेंस भी इसी नेटवर्क्स के इशारे पर आए, अपॉइंटमेंट भी इसी रूट्स पर हों और रिसोर्सेज भी इसी सर्कल में घूमें, तो फिर बार इंस्टीट्यूशन ड्रिवन नहीं रहती, बार नेटवर्क ड्रिवन हो जाती है। यही इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है। बाहर से इलेक्शन नजर आता है, अंदर से वेब चलता है। बाहर से मेरिट नजर आता है, दर हकीकत अंदर से एक्सेस चलती है। बाहर से बार का नाम आता है और अंदर से ग्रुप पावर ऑपरेट करती है। फिर सवाल ये नहीं रहता कि ग्रुप इलेक्शन जीता या नहीं, सवाल ये बन जाता है कि प्रोफेशन का कौन सा हिस्सा इस इन्फ्लुएंस से आजाद रह गया है। और जब कनेक्टेड वेब लॉ ऑफिसेस तक पहुंच जाए तो फिर अगला हसास सवाल जुडिशियल नॉमिनेशंस का ही बनता है। हाई कोर्ट्स के जजेस की अपॉइंटमेंट्स में असल मरहला सिर्फ इंटरव्यू नहीं होता, असल मरहला नॉमिनेशंस और रिकमेंडेशंस का होता है। रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और जेसीपी रूल फ्रेमवर्क्स के बाद अगर जुडिशियल कमीशंस को राय देने, कैंडिडेट्स को एवेल्युएट्स करने या हाई कोर्ट्स जजेस की अपॉइंटमेंट्स के लिए कमेटीज भी बन जाए तो सिर्फ कमेटीज बन जाना ट्रांसपेरेंसी नहीं। कमेटीज उसी वक्त मीनिंगफुल है जब उसके पास क्लियर क्राइटेरिया, रिटन रीजंस, कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्लोजर्स और पब्लिक कॉन्फिडेंस हो। और इसी तरह इंटरव्यू हो जाना भी ट्रांसपेरेंसी नहीं। असल में ट्रांसपेरेंसी क्राइटेरिया, रीजंस और इंडिपेंडेंस से आती है। असल सवाल इंटरव्यू का नहीं, असल सवाल नॉमिनेशंस का है कि नॉमिनेशंस किसने भेजी, किस रिकॉर्ड पर भेजी, किस क्रेडिबिलिटी मैट्रिक्स पर भेजी और किस रिटर्न रीजंस पर भेजी। अगर नाम पहले ही मार्केट में सर्कुलेट हों और अगर बार रिप्रेजेंटेटिव्स ग्रुप प्रेशर्स में हों और अगर पॉलिटिकल मेंबर्स भी पार्टी लाइंस पर हों और इसी तरह सीनियर लॉयर्स अपने चैम्बर्स और सर्कल को ही पुश करें तो कमेटी भी ऑब्वियसली कॉस्मेटिक स्क्रूटनी बन जाती है। सिर्फ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होना क्रेडिबिलिटी नहीं, सिर्फ सीनियर होना क्रेडिबिलिटी नहीं, सिर्फ बड़े चैम्बर से होना भी क्रेडिबिलिटी नहीं। क्रेडिबिलिटी दर हकीकत रिकॉर्ड, इंटेग्रिटी और रीजनिंग से बनती है और इंडिपेंडेंस से भी बनती है। जब क्राइटेरिया गायब हो और ग्रुप मौजूद हो तो सिलेक्शन नहीं होती, बंदर बांट होती है। और जब यंग लॉयर ये पूरा पैटर्न देखता है तो इसके जहन में एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस पैदा होती है और वो ऑब्जर्व करता है
कि प्रोफेशंस में बहुत से रस्से सिर्फ मेहनत, किताब और मेरिट से नहीं खुलते। इसके ज़हन में एक इंप्रेशन बनता है कि बड़े केसेस भी अक्सर ग्रुप कनेक्शन से ही आते हैं। लॉ ऑफिसेस की एग्जीक्यूटिव पोजीशंस भी ग्रुप रेफरेंसेस, रिकमेंडेशंस और नॉमिनेशन से ही मिलती हैं। इसी तरह बार एसोसिएशंस के ऑफिसेस जैसे सदर, सेक्रेटरी या दूसरे ओहदे भी ग्रुप सपोर्ट्स के बगैर मुश्किल हो जाते हैं। बार काउंसिल से पहुंचने के लिए भी ग्रुप लाइन अहम बन जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट इनरोलमेंट्स के मराहल में भी रिकमेंडेशंस, इन्फ्लुएंसेस और अप्रूवल्स का परसेप्शंस ग्रुप के साथ जुड़ने लगता है। और लास्ट में कि हाई कोर्ट्स में जुडिशल नॉमिनेशंस या जुडिशल कमीशंस के डिस्कशंस के हवाले से भी यही इंप्रेशन मिलता है कि ग्रुप रूट अहमियत रखता है। एंड वन मोर लास्ट पॉइंट कि रूटीन प्रैक्टिसेस में भी बाज़ औक़ात सेटलमेंट कल्चर, एक्सेसेस और प्रोफेशनल फेवर्स लेने के लिए ग्रुप का हिस्सा बनना प्रैक्टिकल ज़रूरत महसूस होती है। फिर यंग लॉयर्स खुद हिसाब लगाता है कि अगर कैरियर बनाना है तो किताब, मेरिट्स और लीगल कंसाइंस के साथ अकेले चलने की बजाय ग्रुप वेब के साथ चलना ज़्यादा प्रैक्टिकल रूट लगता है। और यही वो मकाम है जहाँ प्रोफेशन का मेयार बदल जाता है। वकील लॉ के रस्से को स्लो रूट समझने लगता है और ग्रुप के रस्से को कैरियर रूट। फिर रूल ऑफ लॉ का सवाल पीछे रह जाता है, एक्सेस का सवाल आगे आ जाता है। मेरिट्स दिखाई देता है मगर अंदर से नेटवर्क काम कर रहा होता है। प्रोसेस दिखाई देता है मगर अंदर से इन्फ्लुएंस चल रहा होता है। और इलेक्शन दिखाई देता है मगर पीछे से ग्रुप कैलकुलेशंस चल रही होती है। फिर खामोश मैसेज बन जाता है कि कानून बाद में, ग्रुप पहले, मेरिट बाद में और एक्सेस पहले। और इसी तरह जब कैरियर रूट्स, एक्सेसेस और प्रोफेशनल फेवर्स ग्रुप बंदी के साथ जुड़ जाएं तो सेटलमेंट कल्चर भी आइसोलेटेड नहीं रहता। फिर सेटलमेंट कल्चर सिर्फ एक केस की कंप्रोमाइज स्टोरी नहीं रहती, वो ऑफिसेस, इन्फ्लुएंसेस, रिकमेंडेशंस और प्रोफेशनल रिलेशनशिप के साथ जुड़ जाती है। सेटलमेंट कल्चर में एक केस प्रेशर और एडजस्टमेंट से मैनेज होता है और इसी तरह ग्रुप कल्चर्स में लॉयर का माइंड्स, ऑफिस का रूट्स, प्रेशर्स का डायरेक्शंस और इंस्टीट्यूशनल कंसाइंस मैनेज होने लगते हैं। एक केस में एक राइट्स कॉम्प्रोमाइज होता है जबकि ग्रुप कल्चर्स में पूरा प्रोफेशनल कंसाइंस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यही वजह है कि ग्रुप बंदी कल्चर सेटलमेंट कल्चर से ज़्यादा खतरनाक शक्ल बन जाती है, क्योंकि यहाँ कॉम्प्रोमाइज सिर्फ फाइल में नहीं होता, यहाँ कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशन के अंदर होता है। लॉ की जगह एक्सेस आती है, प्रिंसिपल की जगह एडजस्टमेंट आती है और लीगल कंसाइंस की जगह ग्रुप लॉयल्टी आ जाती है। आज जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल बैलेंसेस पर डिबेट हो रही है, तो एक सवाल फिर उठता है कि क्या इसके बाद वकला की कोई नई जेन्युइन मूवमेंट्स निकल सकती है? मेरा जवाब वाज़ेह है, मेरे नज़दीक ऐसी कोई जेन्युइन लॉयर्स मूवमेंट नहीं निकलेगी, क्योंकि मूवमेंट सिर्फ नाराज़गी से नहीं बनती। मूवमेंट्स के लिए जेन्युइन मुहरकात चाहिए। अवाम, अशरफिया, जुडिशरी, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट, इनमें से अगर कोई एक मुहर्रिक भी जेन्युइनली खड़ा हो जाए तो मूवमेंट्स बन सकती है। लेकिन जब हर मुहर्रिक अपने मफाद, अपनी कैलकुलेशन और अपनी एडजस्टमेंट्स में बंद हो तो मूवमेंट नहीं रहती, वो सिर्फ शोर बनता है। इसी लेंस से 2007 और 2009 की लॉयर्स मूवमेंट्स को भी देखना होगा। मैं पहली मूवमेंट्स को भी प्योर लॉयर्स मूवमेंट्स नहीं कहता। मेरे नज़दीक वकला की प्रोफेशनल फोर्स को पॉलिटिकल और जुडिशल शो में मिस यूटिलाइज किया गया था। पब्लिक नैरेटिव ये था कि 2007 से 2009 तक लॉयर्स, सिविल सोसाइटीज़ और पॉलिटिकल फोर्सेस ने जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट्स चलाई। 9 मार्च 2007 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को सस्पेंड किया। इस एक्शंस के बाद लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई। फिर 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी और पीसीओ का मरहला आया, जिसमें सुपीरियर जुडिशरी के कई जजेस अफेक्टेड हुए। 2008 के जनरल इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल ट्रांजिशन शुरू हुआ। इम्पीचमेंट्स के प्रेशर्स के दौरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अगस्त 2008 में रिज़ाइन किया और इसके बाद आसिफ अली जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान बने। लेकिन जजेस की रिस्टोरेशन फौरी तौर पर नहीं हुई। रिस्टोरेशन डिले से हुई, प्रॉमिसेस हुए, पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हुए, मूवमेंट्स दोबारा बिल्डअप हुई, लॉन्ग मार्च का प्रेशर आया और फिर मार्च 2009 में डिपोज्ड जजेस रिस्टोर हुए। यही असल सवाल पैदा होता है कि अगर डिक्टेटर जा चुका था और अगर पॉलिटिकल
और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ने कमिटमेंट्स किए हुए थे तो फिर रिस्टोरेशन से डिले क्यों हुई? आसिफ अली जरदारी की वो पॉलिटिकल पोजीशंस के अकॉर्ड्स कोई कुरान हदीस नहीं होते, खुद एक सवाल बन गई। प्रोमिसेस अगर पॉलिटिकल कन्वीनियंसेस के ताबे हों तो रूल ऑफ लॉ कहाँ रह जाता है? फिर मूवमेंट्स दोबारा मोबिलाइज हुई, लॉन्ग मार्च हुआ, प्रेशर बिल्डअप हुआ, जजेस रिस्टोर हुए, मगर रिस्टोरेशन के बाद प्रोफेशन को क्या मिला? केस फिक्सेशन का ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं मिला, रोस्टर क्राइटेरिया इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ, बेंच फॉर्मेशंस का क्लियर फ्रेमवर्क नहीं आया, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स नहीं बना, सुमोटो डिसिप्लिन भी वाजे नहीं हुआ, बार अकाउंटेबिलिटी मजबूत नहीं हुई, और इसी तरह जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इफेक्टिव नहीं हुई। बल्कि इसके बरक्स एक और नतीजा सामने आया, चंद लॉयर्स नेशनल प्रोमिनेंस में आ गए, चंद नाम प्रोफेशंस के मेंटोर के तौर पर प्रोजेक्ट हुए, चंद चेहरे बार की कलेक्टिव वॉइस बन गए। फिर यही प्रोमिनेंस ग्रुप कंसोलिडेशंस में बदलती गई। यानी मूवमेंट्स ने प्रोफेशंस को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कम दिया, मगर बार लीडर्स, ग्रुप लायंस और इन्फ्लुएंस नेटवर्क ज्यादा मजबूत कर दिए। यही अगली डिस्कशन का सवाल पैदा होता है, क्या हमने गलत मेंटोर बना रखे हैं? अगर मूवमेंट वाकई ही रूल ऑफ लॉ की थी तो इसका नतीजा इंस्टीट्यूशनल क्राइटेरिया होना चाहिए था, लेकिन अगर इसका नतीजा चंद लीडर्स की प्रोमिनेंस, ग्रुप आइडेंटिटी और प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसेस नेटवर्क बने तो फिर सवाल उठेगा कि मूवमेंट्स रूल ऑफ लॉ की थी या लीडर प्रोडक्शंस का जरिया बन गई। मैं ये नहीं कह रहा है कि हर चीज रिटर्न कॉन्स्पिरेसी के तहत हुई, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट यही निकला। वुकला की कलेक्टिव फोर्स से चंद लीडर्स प्रोमिनेंट हुए, इन लीडर्स के गिर्द ग्रुप मजबूत हुए और ग्रुप्स ने प्रोफेशंस के अंदर एक्सेसेस, ऑफिसेज, नॉमिनेशंस और इन्फ्लुएंसेस का कनेक्टेड वेब बना लिया। जजेस की रिस्टोरेशंस रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ लॉ क्राइटेरिया, ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी और इसी तरह अकाउंटेबिलिटीज का नाम है। जजेस की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी एक चीज नहीं। अगर जजेस रिस्टोर हों मगर अपॉइंटमेंट्स, बेंचेस, रोस्टर्स, केसेस फिक्सेशन, सू मोटोज और अकाउंटेबिलिटीज रूल्स के ताबे ना हों तो लॉ की हुक्मरानी नहीं आती, जुडिशियल पावर आती है। और जब जुडिशियल पावर क्राइटेरिया के बगैर चलती है तो इसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहना आसान होता है, मगर बाज़ औक़ात वो एक्टिविज्म नहीं लगता, वो सिलेक्टिव प्रेशर्स, पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस, रिटेलिएटरी यूज ऑफ इंस्टीट्यूशनल पावर्स का इंप्रेशन देता है। यहाँ बात किसी जज या पॉलिटिशियंस की पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं, बात इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स की है। रूल ऑफ लॉ इंडिविजुअल से नहीं बनता, रूल ऑफ लॉ सिस्टम से बनता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद भी अगर कोई ये समझ रहा है कि सिर्फ जुडिशियल रिकंस्ट्रक्टिंग से वुकला की नई जेन्युइन मूवमेंट्स निकल आएगी तो मेरे नज़दीक ये खुशफहमी है। जब बार खुद ग्रुपिंग कल्चर, एक्सेस पॉलिटिक्स और इसी तरह इंस्टीट्यूशनल कैप्चर्स में गिरफ्तार हो तो वो रूल ऑफ लॉ की आज़ाद मूवमेंट्स कैसे निकालेगी? वो नॉइस पैदा कर सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, स्टेटमेंट्स दे सकती है, लेकिन जेन्युइन मूवमेंट्स के लिए जिस प्रोफेशनल कंसाइंस की जरूरत होती है वो ग्रुप कल्चर ने कमजोर कर दिया है। और यही बात डिलेड कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस से भी समझ आती है। हम देखते हैं कि आसमा जलानी केस हो या असगर खान मिर्जा असलम बेग मैटर हो या शौकत अजीज सिद्दीकी मैटर हो, ये ऑर्डिनरी डिस्प्यूट्स नहीं थे। ये ऐसे मैटर्स थे जिनमें स्टेट्स पावर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के सवाल शामिल थे। ऐसे मैटर्स सिस्टम्स के लिए हमेशा कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ पार्टीज का डिस्प्यूट नहीं होते, ये सिस्टम्स के अंदर मौजूद ताकत, खामोशी और अकाउंटेबिलिटीज के सवाल को छेड़ते हैं। अगर ऐसे मैटर्स बरवक्त ना लगें, देर से चलें या बहुत बाद डिसाइड हों तो फिर सवाल पैदा होता है कि डिले सिर्फ एक्सीडेंटल था या इसके पीछे भी कोई इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल मौजूद था। क्या ये जुडिशियल मोनोपोली थी? क्या इस मोनोपोली के पीछे कोई ग्रुप इन्फ्लुएंस था? क्या ग्रुप इन्फ्लुएंस के पीछे गवर्नमेंट इंटरेस्ट या इंस्टीट्यूशनल कार्टेल या कोई लार्जर फोर्स थी? ये सवालात इसलिए अहम हैं कि रूल ऑफ लॉ सिर्फ जजमेंट देने से नहीं बनता। रूल ऑफ लॉ बरवक्त हियरिंग, इक्वल लिस्टिंग्स, फेयर बेंच फॉर्मेशंस और इसी तरह फेयरलेस एडजुडिकेशन से बनता है। असगर खान या मिर्जा असलम बेग मैटर्स को ही देखें, जब ऐसे मैटर्स अपने वक्त पर डिसाइड्स नहीं होते तो फैसला आने तक असल किरदार जो हैं वो रिटायरमेंट्स, उम्र, बीमारी या प्रैक्टिकल इररिलेवेंस के मरहले में दाखिल हो चुके होते हैं।
फिर जजमेंट जो है वो हिस्ट्री को एक्सप्लेन तो कर देती है, मगर अकाउंटेबिलिटी का असल वजन खत्म हो चुका होता है। यही खतरा आज के सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के साथ भी है। अगर आज के पावरफुल एक्टर्स इंस्टीट्यूशनल कंट्रोवर्सीज और कमांड लेवल डिसीजंस पर सवालात डिकेड्स के बाद लगेंगे, तो शायद इसके बाद असल किरदार अमली अकाउंटेबिलिटीज के दायरे से बहुत दूर जा चुके हों। फिर फैसला आएगा, मगर बर वक्त इंस्टीट्यूशनल करेक्शंस नहीं आएगी। हिस्ट्री लिखी जाएगी, मगर सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं होगा। इसी डिलेड कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस की एक और सॉफ्टर मगर प्रैक्टिकल मिसाल पब्लिक सेक्टर ग्रुप इंश्योरेंस मैट्रिक्स में भी नजर आती है। बाज सूबों में रिटायर्ड एम्प्लॉयज को ग्रुप इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिले, और इसी लीगल जर्नी में सुपीरियर कोर्ट्स एवं दी सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ द पाकिस्तान ने एम्प्लॉयज के हक में प्रिंसिपल्स रिकग्नाइज किए। इसी बुनियाद पर दूसरे सिमिलरली प्लेस्ड एम्प्लॉयज ने इक्वालिटी के असूल्स पर कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस फाइल्स की। लाहौर में भी फेडरल और प्रोविंशियल रिटायर्ड एम्प्लॉयज की ग्रुप पिटीशंस 2018 ऑनवर्ड से पेंडिंग है। अब सवाल ये है कि अगर सेम कैटेगरी एम्प्लॉयज को एक जगह रिलीफ मिल चुका हो, तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पर दूसरे सिमिलरली प्लेस्ड एम्प्लॉयज के मैटर्स को बर वक्त क्यों नहीं सुना जाता? ये सिर्फ इंश्योरेंस बेनिफिट का सवाल नहीं, ये इस पूरे पूल का सवाल भी है कि जो डिकेड्स से डिडक्शंस की सूरत में कलेक्ट हो रहा था, ये मनी कहाँ गई? इंश्योरेंस कंपनी को कितनी गई? इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई? पूल आज किस पोजीशन में है? टोटल लायबिलिटी कितनी है? और रिटायर्ड एम्प्लॉयज को पेमेंट्स क्यों डिले हो रही है? अगर ये इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं, तो फिर डिले सिर्फ जुडिशियल पेंडेंसी नहीं लगता, ये रिसोर्सेज, लायबिलिटीज, गवर्नमेंट एक्सपोजर्स और इंस्टीट्यूशनल डिस्कम्फर्ट का सवाल बन जाता है। कभी कहा जाता है कि असेंबली में बिल पेंडिंग है इसलिए वेट कर लें, मगर अगर पिटीशंस इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, सिमिलरली प्लेस्ड एम्प्लॉयज और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट की बुनियाद पर हों, तो पेंडिंग बिल हर चीज का जवाब नहीं बन सकता। कोर्ट का काम ये देखना है कि जो प्रिंसिपल एक कैटेगरी के लिए रिकग्नाइज हो चुका है, क्या इक्वालिटी के तहत दूसरे सिमिलरली प्लेस्ड सिटीजन्स पर भी वही अप्लाई होता है या नहीं होता। अगर ऐसे मैटर्स लिंगर ऑन होते रहें, बंडल्स बनते रहें, कभी लगें और कभी ना लगें, तो फिर सवाल पैदा होता है कि कौन सा फोर्स है जो प्रिंसिपल्स की इम्प्लीमेंटेशन को पीछे धकेल रहा है। ये फोर्स जुडिशियल भी हो सकती है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी हो सकता है, रिसोर्स एक्सपोजर भी हो सकता है, इंश्योरेंस एंड फंड मैनेजमेंट्स का प्रेशर भी हो सकता है, और इन सबके साथ ग्रुप इंश्योरेंस भी जुड़ा हो सकता है। यही कार्टेल टाइप अरेंजमेंट्स का सवाल भी पैदा होता है, क्योंकि कार्टेल हमेशा सिर्फ मार्केट्स में नहीं बनता, कभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी खामोश कार्टेल बन जाता है। गवर्नमेंट्स अपनी लायबिलिटी बचाना चाहती है, इंस्टीट्यूशन अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस अवॉइड करना चाहते हैं, रिसोर्सेज का हिसाब सामने नहीं आता, केसेस फिक्सेशंस क्लियर नहीं होती, और बार ग्रुप्स प्रिंसिपल्स की इम्प्लीमेंटेशंस के लिए प्रेशर्स बिल्ड करने की बजाय अपने ज़ाती मफादात, एक्सेसेस, ऑफिसेस और अलाइनमेंट्स में मसरूफ रहते हैं। फिर ग्रुपिंग रूल ऑफ लॉ की फोर्स नहीं बनती, ग्रुपिंग खुद इस साइलेंस का हिस्सा बन जाती है। यही असल खतरा है कि अगर बार ग्रुप्स वाकई ही प्रोफेशनल कंसाइंस के साथ खड़े हों, तो वो ऐसे मैटर्स में डिमांड्स करें कि लिस्टिंग्स ट्रांसपेरेंट हो, बेंचेस फॉर्मेशंस फेयर हो, इक्वालिटी पिटीशंस बर वक्त सुनी जाएं, और पब्लिक फंड्स का अकाउंट से सामने आए, और रिटायर्ड एम्प्लॉयज को डिकेड्स के बाद नहीं बल्कि उनकी जिंदगी में जस्टिस मिले। लेकिन जब ग्रुपिंग अपने मफाद के गिर्द घूमती रहे, तो उसूलों की इंप्लीमेंटेशन पीछे धकेल दी जाती है। फिर सिस्टम में प्रिंसिपल नहीं चलता, कंट्रोल चलता है। इसीलिए बार ग्रुप्स का असल काम पर्सनैलिटीज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना नहीं, असल काम इंस्टीट्यूशनल रूल्स के लिए रिटन एजेंडा देना है। केसेस फिक्सेशंस पर एजेंडा, बेंच फॉर्मेशंस पर एजेंडा, अपॉइंटमेंट्स पर एजेंडा, बार अकाउंट्स पर एजेंडा, और इसी तरह लॉ ऑफिसेस पर एजेंडा, कॉन्ट्रैक्ट्स पर एजेंडा, इवन देन के यंग लॉयर्स वेलफेयर पर एजेंडा, पब्लिक फंड्स पर एजेंडा, या प्रोफेशनल डिसिप्लिन पर एजेंडा। और बिल्कुल इसी तरह कि ग्रोबंदी सिर्फ नेशनल लेवल पर ऑपरेट नहीं करती, ये सिर्फ जुडिशियल नॉमिनेशंस, लॉ ऑफिसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स तक महदूद नहीं रहती, ये लोकल बार इश्यूज में भी आ जाती है। हाईकोर्ट बेंच का सवाल हो, या फैसलाबाद बेंच की डिमांड हो, या जुडिशियल टावर्स का मसला हो, कोर्ट की कंसोलिडेशंस का सवाल हो, चैम्बर पॉलिसी हो, कचहरी स्पेसेस हो, या पार्किंग कंट्रोल हो, या लोकल प्रेमिसेस इकोनॉमी हो, हर जगह एक ही बेसिक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये स्टांस रूल ऑफ लॉ के लिए है या रिसोर्स कंट्रोल के लिए।
अगर किसी हाई कोर्ट बेंच से ऑर्डिनरी लिटिगेंट्स को एक्सेस टू जस्टिस मिलता है, ट्रैवल कम होती है और लोकल जस्टिस डिलीवरी इंप्रूव होती है, तो सिर्फ इसे ग्रुप पॉलिटिक्स के लेंस से नहीं देखना चाहिए। और इसी तरह अगर किसी जुडिशियल टावर या कोर्ट कंसोलिडेशन से फाइल्स, कोर्ट्स, लिटिगेंट्स, लॉयर्स और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशंस एक डिग्निफाइड सिस्टम में आ सकते हैं, तो सिर्फ इसे इस वजह से रेजिस्ट नहीं करना चाहिए कि लोकल कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अगर चैम्बर पॉलिसी ऑर्डिनरी लॉयर्स के लिए फेयर हो सकती है, तो इसे सीनियर सर्कल्स या ग्रुप ऑक्यूपेशंस के ताबे नहीं होना चाहिए। और अगर पार्किंग्स, कैंटीन्स और प्रेमिसेस इकोनॉमी बार की कलेक्टिव फैसिलिटी है, तो वो किसी ग्रुप, चैम्बर्स या इंडिविजुअल सर्कल्स की प्राइवेट कंट्रोल इकोनॉमी नहीं बन सकती। यही लोकल लेवल पर ग्रोबंदी का खतरा है। ग्रो कभी पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर खड़ा होता है, मगर अंदर से रिसोर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा होता है। कभी लॉयर्स राइट्स के नाम पर आवाज उठती है, मगर असल कंसर्न्स लोकल कंट्रोल होता है। कभी डिग्निटी ऑफ प्रोफेशंस का स्लोगन लगता है, मगर पीछे प्रेमिसेस, पार्किंग्स, चैम्बर्स और कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी का कैलकुलेशन चल रहा होता है। इसीलिए हर लोकल इश्यूज पर सवाल यही होना चाहिए कि क्या ये डिमांड्स ऑर्डिनरी लॉयर्स के लिए है, क्या ये डिमांड्स ऑर्डिनरी लिटिगेंट्स के लिए है या एक्सेस टू जस्टिस के लिए, या ये डिमांड सिर्फ ग्रुप कंट्रोल, लोकल मोनोपोली और रिसोर्स इकोनॉमी के लिए है। अगर बार ग्रुप्स वाकई प्रिंसिपल्स के ताबे हों, तो वो लोकल इश्यूज को भी रूल ऑफ लॉ के मेयार पर देखेंगे। लेकिन अगर ग्रुप्स प्रिंसिपल्स पर गालिब आ जाएं, तो लोकल बार पॉलिटिक्स भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बजाय लोकल कैप्चर बन जाती है। फिर मसला बेंच का नहीं रहता, मसला टावर का नहीं रहता, मसला चैम्बर का नहीं रहता। असल मसला ये बन जाता है कि प्रोफेशंस का हर इशू ग्रुप इंटरेस्ट के फिल्टर से गुजरने लगता है। अब सवाल ये है कि रियल बार लीडरशिप क्या होती है? क्या बार लीडरशिप सिर्फ इलेक्शन जीतने का नाम है? क्या बार लीडरशिप सिर्फ ग्रुप मैनेज करने का नाम है? क्या बार लीडरशिप सिर्फ स्लोगन्स, प्रोसेशंस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्ट्राइक कॉल्स करने का नाम है? मेरे नज़दीक बिल्कुल नहीं। रियल बार लीडरशिप वो है जो बार को ग्रुप आइडेंटिटी से निकालकर इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन की तरफ ले जाती है, जो एनुअल ऑडिट्स को पब्लिक करे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स को ओपन प्रोसेस के तहत दे, जो मेंबरशिप मनी का रिकॉर्ड सामने लाए, जो पब्लिक ग्रांट्स की यूटिलाइजेशन एक्सप्लेन करे, जो यंग लॉयर्स वेलफेयर को प्रायोरिटी बनाए, जो लाइब्रेरी, डिजिटल रिसर्च, सिटिंग प्लेसेस, वॉशरूम्स और जितनी भी प्रोफेशनल फैसिलिटीज हैं उनको एक्चुअल एजेंडा बनाए, जो बार और बेंच डिग्निटी को स्लोगन से नहीं कंडक्ट से प्रोटेक्ट करे, जो लॉ ऑफिसेस, जुडिशियल नॉमिनेशंस और बार फंड्स और इसी तरह अपॉइंटमेंट्स पर मेरिट्स और ट्रांसपेरेंसी का सवाल उठाए। रियल बार लीडरशिप वो है जो लॉयर्स को सिर्फ वोट बैंक ना समझे, वो ऑर्डिनरी लॉयर्स को डिग्निटी दे, जो यंग लॉयर्स को ग्रुप लॉयल्टी नहीं रियल कंसाइंस सिखाए, जो प्रोफेशंस को एक्सेस पॉलिटिक्स से निकालकर रूल ऑफ लॉ की तरफ वापस ले आए। ग्रुप अगर प्रिंसिपल्स के ताबे रहे तो वो रिप्रेजेंटेशन है। ग्रुप अगर ऑफिसेज, रिसोर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफिसेज, नॉमिनेशंस और इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने लगे तो वो लीडरशिप नहीं, कैप्चर है। बार लीडरशिप्स का असल इम्तिहान इलेक्शन के दिन नहीं होता, असल इम्तिहान इलेक्शंस के बाद होता है, जब अकाउंट्स खोलने हों, जब कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्क्लोज करने हों, फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी हो, यंग लॉयर्स को सपोर्ट देना हो, बेंचेस के सामने डिग्निटी मेंटेन्स करनी हो और गवर्नमेंट, जुडिशरी और पावर सर्कल के सामने रूल ऑफ लॉ के तौर पर प्रिंसिपल स्टैंड्स लेने हों। यही रियल बार लीडरशिप है, बाकी सिर्फ ग्रुप मैनेजमेंट है। अब इस पूरी डिस्कशंस के बाद चंद कोर क्वेश्चंस ही सामने आते हैं कि क्या ग्रुप लॉ डिफाइंड प्रिंसिपल्स के ताबे है या लॉ डिफाइंड प्रिंसिपल्स ग्रुप के ताबे हो चुके हैं? क्या कैंपेन फाइनेंस ट्रांसपेरेंट है? क्या इलेक्शन स्पेंडिंग्स बाद में ऑफिसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिकमेंडेशंस और एक्सेसेस से रिकवर होती है? क्या बार फंड्स, ग्रांट्स और इनकम स्ट्रीम्स का एनुअल ऑडिट्स ऑर्डिनरी लॉयर्स के सामने आता है, या मनी सिर्फ ग्रुप सर्कल्स के अंदर रोटेट होती है? क्या लॉ ऑफिसेस मेरिट्स पर मिलते हैं या ग्रुप रिकमेंडेशंस अपॉइंटमेंट रूट्स बन चुकी है? क्या जुडिशियल नॉमिनेशंस रिकॉर्ड, इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस की बुनियाद पर होती है, या चैम्बर्स, सर्कल्स और ग्रुप प्रेशर्स इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या यंग लॉयर्स को लाइब्रेरी, ट्रेनिंग्स, वेलफेयर और डिग्निटी मिल रही है, या इसे सिर्फ वोट, क्राउड और कैंपेन वर्कर समझा जा रहा है?
क्या बार लीडरशिप ऑर्डिनरी लॉयर और ऑर्डिनरी लिटिगेंट्स के लिए खड़ी है, या लोकल मोनोपोली, पार्किंग, प्रेमिसेस, चैम्बर्स और रिसोर्स इकोनॉमी के लिए है? क्या ग्रुप प्रोफेशंस को एजुकेट कर रहा है या सिर्फ मोबिलाइज कर रहा है? यही असल फर्क है। एजुकेशन प्रोफेशन बनाती है, मोबिलाइजेशन प्रेशर बनाती है। अगर ग्रुप एजुकेशन, डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ के लिए काम करे तो वो रिप्रेजेंटेशन है। और अगर ग्रुप एक्सेस, रिसोर्सेज, फाइल्स और नॉमिनेशंस और साइलेंस को कंट्रोल करे तो वो कैप्चर है। आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि वोट वुकला ने दिया, ताकत ग्रुप ने ली। नारा असूल का लगा, फायदा ग्रोबंदी ने उठाया। ग्रोबंदी तब काबिल कबूल है जब वो लॉ डिफाइंड प्रिंसिपल्स के ताबे हो। ग्रोबंदी तब खतरनाक है जब वो बार काउंसिल्स को दबा दे और बार एसोसिएशंस को खा जाए और प्रोफेशंस को रिसोर्स नेटवर्क बना दे। और ग्रोबंदी तब भी खतरनाक है जब वो लॉ ऑफिसर्स को रिवार्ड रूट्स बना दे, नॉमिनेशंस को ग्रुप रूट बना दे, यंग लॉयर्स को कंसाइंस की बजाय एक्सेस सिखा दे। वकालत की असल ग्रेस ग्रुप आइडेंटिटी में नहीं, वकालत की असल ग्रेस कानून, वकार और जवाबदेही और इसी तरह प्रोफेशनल कंसाइंस में है। जब प्रोफेशन का लॉयर अपनी किताब, अपनी दलील या अपनी इंटेग्रिटी और अपनी लीगल कंसाइंस के साथ खड़ा होता है तो वो बार को मजबूत करता है। लेकिन जब प्रोफेशन का लॉयर ग्रुप एक्सेसेस, ऑफिस रूट्स और पर्सनल एडजस्टमेंट्स के पीछे चलता है तो वो बार को नहीं, ग्रुप पावर को मजबूत करता है। इसीलिए सवाल ग्रुप के वजूद का नहीं, सवाल ग्रुप के किरदार का है। ग्रुप अगर प्रिंसिपल के ताबे रहे तो वो रिप्रेजेंटेशन है, और ग्रुप अगर प्रिंसिपल्स पर गालिब आ जाए तो वो कैप्चर है। और जहां कैप्चर आ जाए वहां ग्रेस ऑफ एडवोकेसी खत्म होना शुरू हो जाती है। अगले डिस्कशंस में हम इसी सवाल के एक और सवाल पर बात करेंगे, क्या हमने गलत मेंटोर बना रखे हैं? वस्सलाम।